नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस MK-1A की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि कुछ महीने पहले ही HAL की तरफ से बात बताया गया था कि वो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही मिनिमम 16 तेजस को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने वाले, जो कि तेजस MK-1A वेरिएंट होने वाले थे। और कुछ महीने पहले ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से HAL को ये वार्निंग दिया गया था कि अगर वो साल भर में मिनिमम 16 से 18 तेजस को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर नहीं करते और एक स्टडी सप्लाई चेन को मेंटेन नहीं करते तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तेजस MK-1A की डिलीवरी में डिले देखने की बात HAL की तरफ से कंफर्म किया गया और इस बार HAL की तरफ से बात बताया जा रहा है कि ये डिले HAL की वजह से नहीं बल्कि जनरल इलेक्ट्रिक की वजह से होने वाली है। HAL का कहना है कि वो भी अपनी शेड्यूल के मुताबिक तेजस की एयरफ्रेम्स को तो असेंबल कर रहे हैं और जितनी स्पीड में उनको काम करना चाहिए वो कर रहे हैं, लेकिन इनमें इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई को लेकर भी डिले देखने को मिल रही है, जिस वजह से इनकी डिलीवरी डिले होने वाली है, क्योंकि बिना इंजन के कोई भी एयरक्राफ्ट ऑपरेट नहीं कर सकता है। HAL की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक 2021 में HAL की तरफ से जनरल इलेक्ट्रिक के साथ 99 F404 GEIN20 इंजन को खरीदने के लिए डील को साइन किया गया था, लेकिन अभी तक जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इस डील के अंदर साइन किए गए एक भी इंजन को HAL को डिलीवर नहीं किया गया, जबकि HAL के मुताबिक अभी तेजस MK-1A की कई यूनिट्स को बनाकर तैयार किया जा चुका है, जिसमें इंजन को इंटीग्रेट करने का टाइम आ चुका है। तो इसी वजह से इनकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे डिले होने वाली है। HAL का कहना है कि वो कुछ दिन तक उनके पास रिजर्व में मौजूद इंजन का इस्तेमाल करके इसको मेंटेन तो कर सकते हैं, क्योंकि पहले बैच में 75 इंजन को एक्वायर किया गया था, जिनको तेजस की प्रोटोटाइप्स में और LSP में इस्तेमाल किया जा रहा था और इसकी इनिशियल प्रोडक्शन वेरिएंट में भी इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ये ज़्यादा समय तक सस्टेन नहीं कर सकता है। HAL के मुताबिक वो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बैच को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे और अगर रिजर्व इंजन स्टॉक खत्म होने से पहले नए इंजन को डिलीवर नहीं किया जाता है तब तेजस MK-1A की प्रोडक्शन पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला है। इसके अलावा अभी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि वो इसी साल की अगस्त या सितंबर तक 4 इंजन को भारत को डिलीवर कर सकते हैं और फिर 2025 की फर्स्ट क्वार्टर में 4 और इंजन को भारत को डिलीवर कर सकते हैं, जो कि HAL के मुताबिक उनकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को रिड्यूस करने वाला है। आगे चल के अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल 97 तेजस MK-1A को भी अपने सर्विस में इंडक्ट करने का फैसला किया गया और इसके लिए एडिशनल इंजन को एक्वायर करने का प्लान किया जा रहा है। लेकिन अगर जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं किया जाता है और सही टाइम पर HAL को इन इंजन्स को डिलीवर नहीं किया जाता है तो ये तेजस की प्रोडक्शन को स्केल करने में हमारे लिए बहुत ही बड़ी परेशानी बनने वाली है। और यही होता है जब हम हमारे एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाली इंजन को लेकर किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो भले ही हमारा एयरक्राफ्ट कितना भी काबिल हो, लेकिन बिना इंजन के हम इसको ऑपरेट नहीं कर सकते। यानी कि एक तरीके से अभी तेजस की प्रोडक्शन कंप्लीटली US के हाथ में होने वाला है, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक 404 सीरीज के इंजन के अलावा अभी हमारे पास कोई और भी अल्टरनेटिव मौजूद नहीं जिसको हम तेजस में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर US की तरफ से यहाँ पर अपनी इंजन की सप्लाई को लेट किया जाता है और हमें इंजन को सप्लाई करने के लिए मना किया जाता है तो इससे कई साल तक तेजस की प्रोडक्शन बंद भी हो सकता है और ये एक मेजर कारण है जिस वजह से हमें हमेशा एक इंडिजिनस ऑप्शन को डेवलप करने पर जोर देना चाहिए। अगला अपडेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लेकर, और अभी हम मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में बात करने वाले हैं। अभी रिसेंटली भारत की तरफ से US मेड स्ट्राइकर व्हीकल और जेवलिन मिसाइल को एक्वायर करने के लिए बातचीत को शुरू किया गया था, जिसमें 500 से ज़्यादा स्ट्राइकर व्हीकल और करीब 40,000 से ज़्यादा जेवलिन मिसाइल को एक्वायर करने की बात की गई है। अब पहले उम्मीद किया जा रहा था कि अभी शायद लिमिटेड नंबर में जेवलिन मिसाइल को खरीदा जाएगा, लेकिन जब इसको इतनी बड़ी मात्रा में ऑर्डर करने की बात सामने आई है तब इसके बाद सभी के मन में सवाल होना आम बात है कि जब DRDO की तरफ से हमारी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है, जिसकी सभी टेस्ट अभी लगभग सफल हो चुके हैं, तो हमें सेम स्टैंडर्ड की एक और मिसाइल को या इंपोर्टेड मिसाइल को इतनी बड़ी मात्रा में खरीदने की क्या जरूरत है। क्योंकि हम जितनी बड़ी मात्रा में कोई इंपोर्टेड मिसाइल को ऑर्डर करेंगे तो DRDO की तरफ से डेवलप किए गए मैन पोर्टेबल
पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के लिए हमारे पास उतना ही कम जगह बचने वाला है। तो इसी बात को लेके आर्मी की तरफ से क्लैरिफाई किया जा रहा है कि DRDO की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अभी टेस्टिंग फेज को क्लियर करके प्रोडक्शन में एंटर करने के लिए 2 से 3 साल लगाने वाला है, जबकि अभी हमारे पास पुराने सेकंड जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को रिप्लेस करने के लिए करीब 70,000 मैन पोर्टेबल सिस्टम की जरूरत पड़ने वाली है। दूसरी बात यह कि DRDO की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल थोड़ा हेवी होने वाला है और इसको डायरेक्ट शोल्डर से फायर नहीं किया सकता और इसके लिए एक ट्राइपॉड की जरूरत पड़ती है, जिस वजह से इसे ऑपरेट करने में थोड़ी परेशानी होती है और इसके लिए 2 क्रू मेंबर की जरूरत पड़ती है, जबकि जेवलिन का वेट बस कुल मिलाकर 22.3 kg है, जो कि DRDO की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की पूरी सेटअप से लगभग 6.7 kg हल्का पड़ने वाला और इसे एक ही सोल्जर चाहे तो ऑपरेट कर सकता है। इसके अलावा जेवलिन एक प्रूवन सिस्टम है और काफ़ी खतरनाक वेपन है, जिस वजह से आर्मी की तरफ से अभी इसे खरीदने का फैसला किया गया। लेकिन आर्मी का कहना है कि अभी जेवलिन को बड़ी मात्रा में इंडक्ट करने के बाद भी आर्मी DRDO की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को आगे चल के भी इंडक्ट करने वाली है और जिस तरीके से अभी आर्मी अपनी एग्जिस्टिंग मिलन और कॉन्कूर जैसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को साथ में ऑपरेट कर रही है, ठीक वैसे ही वो आगे चल के जेवलिन और DRDO की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी एक साथ ऑपरेट करने वाले और इसके अलावा 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म होने से हमारे पास ऑप्शन भी मौजूद होने वाले, जो कि फ्यूचर में सप्लाई चेन इशू को थोड़ा रिड्यूस करने वाले हैं। अगला अपडेट S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेके है। आप सभी जानते होंगे कि भारत की तरफ से 2019 में रशिया के साथ S-400 सिस्टम को लेकर एक डील को साइन किया गया था, जिसमें भारत की तरफ से कुल मिलाकर 5 S-400 स्क्वाड्रन को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था और इस डील के मुताबिक 2023 से 2024 के अंदर ही भारत को सभी S-400 सिस्टम को डिलीवर कर देना चाहिए था। देखा जाए तो रशिया की तरफ से अपनी टाइम के हिसाब से ही S-400 सिस्टम को भारत को डिलीवर करना स्टार्ट किया गया था और अभी तक रशिया की तरफ से भारत को 3 स्क्वाड्रन S-400 सिस्टम को डिलीवर किया जा चुका है। लेकिन जब से रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई स्टार्ट हुआ है, तब से रशिया की तरफ से S-400 सिस्टम की फर्दर डिलीवरी को होल्ड पर रखने का फैसला किया गया और रशिया की तरफ से बात बताया जा रहा है कि वो भी 2026 तक भारत को S-400 सिस्टम की बाकी 2 स्क्वाड्रन को डिलीवर नहीं कर सकते हैं। पर अभी भारत को इन सिस्टम को काफ़ी ज़रूरत है, खास करके जब हमारे पास कोई 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है और हमारे दुश्मन देश खास करके चाइना के पास अभी पहले से एक डिसेंट नंबर में J-20 जैसे एयरक्राफ्ट मौजूद है। तो हमें खुद को किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में डिफेंड करने के लिए S-400 सिस्टम काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। इसी वजह से अभी रशिया और भारत के बीच हुई रीसेंट मीटिंग के दौरान भारत की तरफ से S-400 सिस्टम की बाकी 2 स्क्वाड्रन को भी जल्दी ही भारत को डिलीवर करने के लिए रशिया से रिक्वेस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा रशिया की तरफ से अभी S-400 सिस्टम की लोकल रिपेयर और मेंटेनेंस के अलावा मेजर स्पेयर पार्ट की प्रोडक्शन को भी भारत में करने के लिए सहमति जताई गई है, जिससे अब भारत में ही S-400 सिस्टम की मेजर सब सिस्टम को बनाया जा सकेगा और इनको जरूरी सभी सर्विस और मेंटेनेंस को यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सकेगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।